नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं राजू शर्मा जी, रिटायर्ड आईएएस। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों एक बातचीत की थी, जो वीडियोस आपने देखे होंगे, और एक नया कह सकते हैं एक टर्म, हालांकि बहुत प्रचलन में है समाजशास्त्रियों में अलग तरह से, लेकिन हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात की थी। बात ऐसी थी जो एक आध एपिसोड में खत्म नहीं होती, हालांकि वो लंबा एपिसोड था, आप लोगों ने फिर भी उसको देखा, बहुत धन्यवाद आपको। उसी क्रम में उसी बात को फिर से बढ़ाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, और वो है कि जो वैकल्पिक यथार्थ है, जिसको बहुत सारे समाज, खासकर लोकतांत्रिक देशों में, किसी एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उसके द्वारा कहे, बुने, दिखाए, दर्शाए गए, बताए गए सच को सच मान लेते हैं, वो सच हो या ना हो। ज्यादातर बार ऐसा होता है कि वो सच नहीं होता, लेकिन वो उसको सच मानते हैं, मानते रहते हैं, जिद करते हैं, उनको यकीन हो जाता है कि यही सच है। तो ये एक अजीब सी स्थिति है, और इसका उन समाजों को, उसके विकास को, उसमें मनुष्यों की हालत को, इस सब को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। इस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे पिछली बार, और राजू शर्मा जी ने इसको बहुत विस्तार से अपने जो उनकी इसके बारे में परिभाषा है और समझ है, उसको आपके सामने रखा था। आप लोगों ने उसे पसंद किया, कमेंट्स किए, तो इसी बात को हम लोग आज फिर से आगे उन्हीं के साथ बढ़ाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोग इसको फिर से उसी तरह से देखेंगे और अपना स्नेह देंगे और अपने कमेंट्स देंगे, अपनी राय देंगे, आपको इसके बारे में जो कुछ भी कहना सुनना हो। तो राजू शर्मा जी, शुरू करते हैं। वो बात जो अधूरी रह गई थी, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ शीतल जी, पहला पिछले कार्यक्रम के बाद जो पहली बात उभर के आई कि बात क्या पूरी थी या अधूरी रह गई थी जी। लगा ऐसा था कि कुछ चीजें हैं जो चर्चा का विषय और बन सकती हैं, जी। और कुछ जो टाइटल है वैकल्पिक यथार्थ, उस पे भी सवाल था कि भाई वैकल्पिक यथार्थ का मतलब क्या कोई विकल्प है उसमें, कि एक से ज्यादा वैकल्पिक यथार्थ होते हैं या एक ही वैकल्पिक यथार्थ होता है। तो ये जो शब्द बना है, फ्रेज बना है वैकल्पिक यथार्थ, उसका एक सीधा सीधा उसमें एक चीज ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक मानो एक असल यथार्थ, हालांकि ये अपने आप में अजीब है कहना कि असल यथार्थ भी कोई चीज होती है क्या, यथार्थ के लेकिन लिए एक असल लगाना वस्तुपरक, पड़ेगा। हाँ, वस्तुपरक यथार्थ की बात, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात हम कर रहे हैं। जो जो साइंस के जो नियम हैं जिसके आधार पे चीजों का परीक्षण होता है, जी। और साइंस के नियम में जो सर्वोपरि नियम है वो ये है कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी चीज जो कही जाए, उसको टेस्ट करने के लिए वो फॉल्सिएबल होनी चाहिए, मतलब उसको गलत सिद्ध करने का तरीका उपलब्ध होना चाहिए। अगर उसको गलत सिद्ध करने का तरीका उपलब्ध नहीं है तो वो फिर साइंस के दायरे से बाहर है वगैरह। दूसरी चीज जो ज्यादा मौजूद है वो ये भी है कि आपने कहा कि भाई चुंबकीय अधिनायक या नायक तो हिंदुस्तान में पहले भी रहे हैं। गांधी जी और नेहरू जी उसके प्रमुख उदाहरण हैं, जिन्होंने कई दशकों तक देश की जो जन है उनको बड़ी संख्या में न केवल मोहित रखा, बल्कि वो उनके पीछे पीछे चले, उनके तमाम फॉलोअर्स थे। तो क्या उनके बारे में भी कहा जा सकता है कि वो कोई वैकल्पिक यथार्थ रच रहे थे, या वो जो फिनोमिना था, गांधी का जो एक पर्सोना था या उनका एक आकर्षण था या उनकी एक छवि थी, या जो उन्होंने किया, या नेहरू जी की एक छवि थी, लोकप्रियता थी, और वो तो प्रधानमंत्री भी रहे लंबे समय तक, 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, अब जी। तक सबसे बड़ा कार्यकाल उनका है। तो क्या
उस समय भी वैकल्पिक यथार्थ नाम की कोई चीज थी, या हम केवल किन्हीं कारणों से इस समय जो एक लोकप्रियता नायक श्री मोदी जी ने अर्जित की है, या वो बेहद लोकप्रिय हैं, या इलेक्शन बार बार जीतते हैं और भारी संख्या में लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके फॉलोअर हैं, तो हम केवल इसी को चिन्हित करके ऐसी बात तो नहीं कह रहे कि हम एक हाँ, हम एक कोई मिथ्या प्रतिपादित कर रहे हैं और केवल इसलिए कि हम इस सरकार की या वर्तमान की जो नीतियां हैं या जो आइडियोलॉजी है उससे सहमत नहीं, या इस सरकार के क्रिटिक हैं, या हम उनके क्रियाकलाप से सहमत नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि अब गांधी जी को सबसे पहले लें। गांधी जी महान लोकप्रिय थे, उनकी जहाँ भी वो जाते थे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, ये भी सच है। और इस पे कई बहुत ही दिलचस्प लेख बड़े बड़े इतिहासकारों ने, जैसे शाहिद अमीन है, उन्होंने लिखे हैं कि लोग, जो जनता है, जो सबॉल्टर्न है, जो पूरा तबका है, उनके वो गांधी जी को किस रूप में ग्रहण करते थे, उनके दिमाग में गांधी जी को लेकर क्या था, क्या छवि थी, क्या सोच थी, और इस तरह की चीजें प्रकट में आई हैं जो इतिहास की सूक्ष्म पड़ताल से, सबॉल्टर्न स्टडीज से, नीचे की पड़ताल से सबाल्टर्न को जाहिर हुई। हिंदी में, सरल हिंदी में क्या कहेंगे? सबॉल्टर्न जमीनी लोग कह सकते हैं, जमीन से जुड़े लोग कह सकते हैं, जमीनी लोग। हाँ, जमीन लोग, जमीन से जुड़े लोग। ठीक। तो उस लेख में जैसे ये लिखा है कि गांधी जी के बारे में तमाम किंवदंतियां प्रचलित थीं। वो अक्सर ये खबर प्रकाशित तो नहीं, लेकिन फैल जाती थी कि कल गांधी जी जो है वो पास के जिले में आए थे, या 4 दिन बाद गांधी जी यहाँ से गुजर रहे हैं, वो रेल के सफर से गुजर रहे हैं, तो उनको दिखना है। कोई क्लेम करता था कि मैंने गांधी जी को फलां जगह देखा। तो इस तरह से एक भगवान का या एक चमत्कार का रूप लोगों को देखता था। और महात्मा, कोई पीर है, कोई महात्मा है, इस तरह की भावनाएं लोगों के भीतर थीं। लेकिन ये एक तरफ है। तो वो व्यक्ति के निजी संसार में गांधी जी की एक छवि थी, और इसलिए गांधी जी ने भी अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक यात्रा में कई बिंबों का या कई प्रतीकों का सहारा लिया। जैसे उन्होंने अपनी पहनने का लिबास बदल दिया, उन्होंने चरखा को अपनाया, बकरियां पाली। तो वो पूरा एक मिजाज उन्होंने अपने व्यक्तित्व का इस तरह से पैदा किया जैसे वो भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं जिनके साथ वो संवाद कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी के बारे में एक चीज लेकिन फर्क और स्पष्ट ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से किसी किस्म का यथार्थ रचने का, जिसे हमने कल एक वैकल्पिक यथार्थ शब्द दिया, प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी कोई वो तो सबके साथ संघर्ष में खुद ही जुड़े थे। गांधी जी के पास तो कोई सत्ता भी नहीं थी, कोई पद नहीं था, कोई चेयर उनके पास नहीं थी। नेहरू जी ने भी अपना जो नाम कमाया या जो उनकी शोहरत या लोकप्रियता कायम हुई, वो उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले कायम हो चुकी थी उनके कृत्यों के माध्यम से। तो वो जनता के बीच खड़े थे। बल्कि गांधी जी का तो हमेशा ये प्रयास रहा कि अगर उनकी हर बात को बिना सोचे समझे या बिना किसी तर्क वितर्क के
लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो वो तो जनता के बीच जाके सत्य की वकालत करते थे। कितनी ही बार जब वो खुद भ्रमित महसूस करते थे तो वो अपने आंदोलन स्थगित कर देते थे, और अपने भ्रम या अपनी कमजोरी या अपने सोचने पे सवाल पैदा करना वो जनता के बीच में अपने भाषणों में कहते थे। तो उस जो भी गांधी जी के बारे में एक धारणा थी, या जो एक संपर्क सूत्र बना जनता के बीच और गांधी जी के बीच, उनमें, और यही बात लागू होती है नेहरू जी पर, उनमें इन नेताओं द्वारा कोई प्रयत्न ऐसा नहीं किया गया कि वो एक ऐसे संसार की रचना करें या ऐसी चीजों की रचना करें जो नितांत झूठ हो। इसका आप कोई उदाहरण मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता कि परोक्ष रूप से, साफ रूप से गांधी जी ने या नेहरू जी ने कोई ऐसी स्थापना या कोई ऐसी बात कही हो जिसका कोई आधार ही नहीं था। जो जैसे हम कल कह रहे थे ट्रंप का विश्लेषण करते हुए कि जो नितांत, जिसका सिर पैर ही नहीं है, जो तथ्यों पे आधारित ही नहीं है, जो सफेद झूठ है। तो ये फर्क है। बल्कि वो तो एक साझा आंदोलन के माध्यम से, एक साझा संघर्ष के माध्यम से एक साझा संसार उनके साथ कायम कर रहे थे, और उस एनर्जी को वो सृजित कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, जिससे एक पूरा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन बना, और देश ने आजादी पाई। तो ये फर्क हमको जान लेना चाहिए, और ये स्थापना सही नहीं है कि हर चुंबकीय महामानव या लीडर या रहनुमा जो दुनिया में रहे हैं, वो उनके सिर्फ होने से एक वैकल्पिक संसार या वैकल्पिक असल यथार्थ सृजित हो जाता है। वैकल्पिक यथार्थ सृजित करना एक कॉन्शियस एफर्ट है, प्रोजेक्ट है। इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया जाता है। तो इस सेंस में जो वर्तमान में हो रहा है, वहां पर हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि वैकल्पिक संसार या वैकल्पिक यथार्थ का जो एक को बनाया गया है, या उसकी रचना की गई है, या उसको स्थापित करके सुदृढ़ किया गया है, थोड़े से हम क्या कुछ लोकल प्रोजेक्ट के लिए किया, कुछ हम लोकल संदर्भ दे सकते हैं ट्रंप के अलावा, जो ऐसा भारत में कुछ ऐसी चीजें हो गई हो जिनको आप समझते हो कि ये उस खांचे में आती हैं? जिन्होंने वैकल्पिक यथार्थ की रचना की है? नहीं, हाँ, जिन ऐसी कुछ बातें मैं समझा नहीं। नहीं, जैसे हम जो ये स्थापना कर रहे हैं, इस स्थापना के जैसे हमने एक प्रतीक दिया कि ट्रंप ऐसी बातें करते रहे हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं होता था, जो सिरे से झूठ होती थी, लेकिन उनके समर्थकों को लगता था कि वो सच है। जैसे वो कहते थे, नहीं मैं जीत गया, मैं जीता हुआ हूँ। अब वो जबकि हारे हुए थे, और उनके समर्थक भी उसी तरह से चिल्ला रहे थे कि वो जीते हुए हैं, और कोई ऐसी राष्ट्रीय लेवल पे कोई षड्यंत्र करके उनको किसी ने हरा दिया है। तो साफ साफ समझ में आता था, सारी दुनिया के सामने था, सबके सामने था, अमेरिकन के सामने था। तो इस तरह के हम सिंबल्स अपने समाज में, भारत में अभी क्या तात्कालिक वर्षों में या समय में देखते हैं। कुछ एक आध संदर्भ। पिछली बहस में हमने ये मान्यता प्रकट कही थी, और यदि कोई व्यक्ति इसके विपरीत कोई तर्क दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि वैकल्पिक यथार्थ की रचना मतलब कि सर्वांगीण, मतलब लंबी चौड़ी रचना जो कि पूरे देश में फैल गई है, पूरा संसार उसका बन गया, जो कि राजनीतिक रूप से छाया हुआ है, वो एक पहली घटना है। और ये हमने दूसरी चीज ये कही थी कि ये लोकतंत्र की में ही होता है, जहाँ इलेक्शन होते हैं,
जहाँ वोटर और रहनुमा के बीच में एक रिश्ता होता है। हम तानाशाही या दूसरी व्यवस्थाओं की जहाँ वोटिंग नहीं होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक। वहाँ पर वैकल्पिक यथार्थ रचने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रोपेगेंडा की आवश्यकता, लेकिन प्रोपेगेंडा और वैकल्पिक यथार्थ में फर्क है। तो हम तो ये कहेंगे कि पहली बार हम लोग रूबरू हुए हैं, और इसके दो कारण हैं। इसका एक तो कारण जो वर्तमान सत्ता है उसकी सोच, उसकी आइडियोलॉजी है, जिस तरह से उसके नेता कार्य करते हैं, जो उनकी शैली है, जो उनका प्रभुत्व है, शब्दों की जादूगरी है, और जो उनका तरीका है या मतलब सहमति है उनकी कि वो झूठ का अख्तियार बहुत करीने से करके मैसेजिंग करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण नेता ने इससे पहले इस तरह की कोशिश नहीं की थी, और ये इसलिए भी सफल हुआ। अगर की भी रही होती किसी ने पहले, तो सफल इसलिए अभी हुआ कि उसके जो टूल्स हैं इस संसार को रचने के लिए, इतने बड़े संसार को रचने के लिए जो झूठ पे आधारित है, जो टूल्स उसके लिए चाहिए वो टूल्स पहले नहीं होते थे। वो इत्तेफाक कह सकते हैं, संयोग कह सकते हैं, वो इन्हीं वर्षों में आए हैं। और भारत में उनका जो एकदम से विस्फोट हुआ है इंटरनेट का और मोबाइल फोन का और सोशल मीडिया का, वो भी 2010 के बाद, 2012 के बाद हुआ है। और 2014 के बाद तो घातांक तरीके से, एक्सपोनेंशियल तरीके से हुआ है। तो जो पीढ़ी, हम लोग तो अब 60 और 60 पार करने वाली जमात है, पीढ़ी में आ गए हैं, लेकिन जो लोग बच्चे हैं अभी 20 साल के, 30 साल के या उससे कम, जो जवान पीढ़ी है, उनको वर्चुअल रियलिटी का, और जो रियलिटी, एक वर्चुअल रियलिटी आपने देखा होगा कि बहुत मौजूद टर्म है, और फेसबुक का और सोशल मीडिया का गहरा एहसास है। उनके जीवन में जो व्यू है, दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण है, उसमें वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब जैसे इस समय बहुत बड़ी तादाद में जो लोग प्ले स्टेशन पे खेल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो, जिसमें एक पूरा वर्चुअल संसार होता है जिसका असलियत से कोई मतलब नहीं। उसमें आप एक चरित्र बनकर अपने हाथ में एक वो ले लेते हो, जिससे आप मूव कर सकते हो, और उस चरित्र को, उस कथानक को आप निर्धारित भी करते चलते हो। तो एक तरह से आप उस वर्चुअल रियलिटी में प्रवेश कर जाते हो, उसमें जीने लगते हो। एक समय में 3D फिल्म्स जब आई थी, शुरू में हॉल्स में आई थी, अब तो इतनी पॉपुलर नहीं है, तो लोग जाते थे तो 3D में देखते थे तो लगता है हम सिनेमा के भीतर ही हैं। लेकिन वर्चुअल रियलिटी तो आपको उसमें एम्बेड कर देती है, आपको उसके अंदर प्रतिस्थापित कर देती है। तो इस समय जो जनरेशन है, जो लोग हैं, उनको वो बहुत संवेदनशील हैं, वो बहुत जानकार हैं, और ज्ञान इस माध्यम से अर्जित करने का या दृष्टिकोण बनाने का तरीका उनके लिए बहुत सहज है। तो ये जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई, सोशल मीडिया से आप सच निर्मित कर ले। जैसे आप टर्म लेते हैं कि जैसे टर्म है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो फीड है, जो लगातार 40 करोड़ 50 करोड़ दिमागों में रोज ठूसा जाता है, वो एक आप कह सकते हैं, मतलब आपके कहने का मतलब है वो उनमें से एक है, इस तरह की चीजें। हाँ, मतलब वो उससे ज्यादा इमेजेस उससे कहीं ज्यादा और प्रभावित करती हैं, क्योंकि वीडियो का संसार भी बहुत बड़ा है। उसमें वीडियो हाँ, और तीसरी चीज है कि ये वैकल्पिक संसार स्वतः जनित नहीं होता है, बहुत प्रयास से उसको स्थापित किया जाता है। एक समय के बाद जब उसकी वो ऊर्जावान हो जाता है, स्थापित हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो उसके पंख लग जाते हैं। फिर वो अपने आप को संभालने में, अपने आप को
कायम रखने में बहुत सारे शक्तियां, उसके नेटवर्क्स और नेटवर्क इफेक्ट उसके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन शुरू में बहुत बड़ा सुनियोजित प्रयास होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आपने बात की, ये शुरू के सुनियोजित प्रयास के बहुत बड़े, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फॉरवर्ड चलते रहते हैं। आपको अगर आज कोई फॉरवर्ड मिला तो आप जल्दी ही पाते हैं कि फॉरवर्ड विभिन्न स्रोतों से आप तक पहुंचता है। वो इसका मतलब वो चौतरफा पूरे देश में फैला हुआ है। ठीक ठीक। हमारे देश ने इससे पहले इस तरह की चीज केवल गणेश जी जब दूध पी रहे थे तब देखी थी कि आधे दिन में एक झूठ पूरे देश में बिजली की गति से फैल गया, लेकिन वो उसके 2 दिन के अंदर वो खत्म भी हो गया। खत्म इसलिए हो गया कि वो उस किसी की सुनियोजित साजिश नहीं थी उसमें उसको प्रतिस्थापित करने की कि ये सच है। किसी का इंटरेस्ट नहीं था उसमें, राजनीतिक इंटरेस्ट, उससे सत्ता हासिल नहीं होनी थी। तो वो गलत सिद्ध हुआ और उसके बाद लोग भूल भाल गए, अपना जिन्होंने श्रद्धा प्रकट करनी थी वो श्रद्धा प्रकट हो गई। लेकिन अब एक सत्ता को कायम रखना और अपने फॉलोअर्स को अपने फॉलोअर बनाए रखना और उनकी वोट प्राप्त करते रहना और घोर असफलता, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर हो, चाहे वो विकास के स्तर पर हो या त्रासदियों के स्तर पर हो, तब भी अपना एक रुझान कायम रखना, उसके लिए इस वैकल्पिक संसार को कायम रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने कल ही आपने देखा या आज सुबह देखा कि मूड ऑफ द नेशन का एक सर्वे निकल के आया है जी। इस वैकल्पिक संसार की एक शक्ति ये भी होती है कि बहुत से विरोधाभास के साथ बड़ी आसानी से जी लेता है। कॉन्ट्रडिक्शंस से इस पर कोई असर ही नहीं होता, मतलब विडंबनाओं से इस पर कोई असर ही नहीं होता। मूड ऑफ द नेशन में ये है कि वर्तमान सत्ता से या कोविड के प्रकोप में भारत ने किस तरह का काम किया, जो हो सकता है कि ये जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है ये भी वैकल्पिक संसार का ही हिस्सा हो, मैं नहीं जानता। ये भी हो सकता है कि उसी को बनाए रखने के लिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये भी एक क्षण के इंग्रेडिएंट हो। यस, एक क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि वो, हाँ, वो वस्तुपरक है, हम मान लेते हैं वो वस्तुपरक है, वो उसका हिस्सा नहीं है, वो सुनियोजित नहीं है, वो आधारित नहीं है। अगर वो सच है तो ये कितनी बड़ी अजीब सी बात है और इंसानी प्रवृत्ति से इसका कोई मेल दिखता नहीं कि एक तरफ तो महात्रासदी मची हुई है, 66% लोग कह रहे हैं कि उनकी वो बेरोजगारी से और अपने इनकम की कमी से और बाकी अर्थव्यवस्था की नष्ट होने से बहुत बेहद दुखी हैं। जी। और सब लोग, लेकिन वो जो सत्ता इस समय चल रही है या जो सरकार का क्रियाकलाप है उससे बहुत खुश है जी। अपने लीडर से वो बहुत खुश है जी। तो ऐसा संभव नॉर्मली एक रैशनल तार्किक दुनिया में नहीं होता है जी। तो इसके कारण इसलिए खोजने जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता या जनप्रियता या चुनाव सरकार का या वोट करने का रुझान, उसमें और व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है जी। कि वो त्रस्त है, वो दुखी है, वो नाराज है, वो परेशान है, तो उसमें कोई कोई तालमेल नहीं। तो ये जो हमने कल बात रखी थी वैकल्पिक संसार के बारे में, ये चीजें सुनिश्चित करती हैं जी। वैकल्पिक संसार कायम करने में और भी कई नियम होते हैं, जैसे जो उसका रहनुमा होता है, लीडर होता है, वो उस संसार में एक तो वो जन संकल्प का मूर्तिकरण हो जाता है। अच्छा। उसकी आवाज जो है वो जनता की आवाज सीधे सीधे बन जाती है। उसमें एक नियम ये भी है कि वो कमजोर कभी नहीं दिख सकता या उसका कुछ कहा गलत नहीं हो सकता।
ठीक, वो कभी भ्रम की स्थिति में रह ही नहीं सकता, ठीक। इसलिए वो दूर भी रहता है। हुँ, इसमें एक ये भी है, ट्रम्प के मामले में इतना लागू नहीं होता, लेकिन हमारे मामले में बहुत लागू होता है कि उसके साथ वो एक तरफा एक तरह से संवाद है, जी, एक तरफा संवाद है, लेकिन फिर भी पैक्ट करार बना हुआ है। ये भी जी, अपने आप में एक देखिए कि प्रेम पैदा हो रहा है एक तरफा संवाद से। जी, तो वो ऐसा तो सिर्फ पहले भगवान के साथ ही होता था, इंसान के साथ नहीं होता था। जी। तो इसके और भी बहुत सारे घटक हैं, मतलब आप उसको जैसे आप पूछें, आप इसको बात को आगे बढ़ाएं। मैं यही से ये संकेतों के माध्यम से ही उसको पूछना और समझना चाहता हूँ, क्योंकि उससे हमारे लोग ज्यादा समझेंगे कि हम दरअसल कोई ऐसी यूटोपिया में बात नहीं कर रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं उसका धरातल है, और उसके तथ्य हैं, उसके अनुभव हैं दुनिया में, उसके बहुत सारे मतलब उदाहरण हैं, और उन सब से मिला जुला के फिर हम इस पे आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपने ये जो अभी व्याख्या की उससे एक चीज क्रिएट हुई कि हम इसमें लोग। इसमें ये भी जरूरी है जी, शीतल जी, इसमें ये भी जरूरी है कि आसान और भी हो जाता है अगर आपके जितने संरचनाएं हैं जी, जो सवाल उठाने के लिए बनी हुई है, चीजों को निर्धारित करने के लिए या जी, नियमानुसार चलाने के लिए बनी हुई हैं, चाहे वो न्याय प्रदत्त करने के लिए बनी हुई हैं, जो भी संरचनाएं होती हैं, जी, जिसमें कोर्ट होते हैं, जिसमें कमीशन होती हैं, जिसमें पार्लियामेंट होती है, जिसमें तमाम लॉज होते हैं, जी, मीडिया उसमें बहुत बड़ी ताकत, संवाद और मीडिया तो एक दूसरे से विभक्त किए ही नहीं जा सकते। ठीक, तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, या जो गलत को सही बनाने का आपने जिक्र किया, उसमें ठीक, मीडिया का रोल बहुत बड़ा होता है। हुँ, अगर मीडिया खुले रूप से, जी, आपने दो उदाहरण कल दिए थे और बहुत जी, मौजूद उदाहरण है, आपने अर्नब गोस्वामी का उदाहरण दिया था और राजपूत का की मृत्यु का उदाहरण दिया था। और अर्नब गोस्वामी का कि व्हाट्सएप के ट्वीट्स के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन कल मैंने थोड़ा सा एक आध डिटेल्स देखे उनकी व्हाट्सएप के पन्नों के। हुँ, हुँ, तो वो एक स्पष्ट उदाहरण है कि किस तरह से शामिलात तरीके से इस झूठ को सच बनाने का एक वैकल्पिक संसार निर्मित किया जाता है, हुँ। और उसको आप रिपीट करते चलें, बार बार कहते चलें, तो वो कायम भी हो जाता है। मतलब मुझे अर्नब मुझे गोस्वामी इसमें तथ्यपरक सत्य है कि वो अपने निजी चैट में कबूल कर रहा है कि इकोनॉमी तबाह हो गई है। हम्म लेकिन अपने टेलीविजन चैनल के स्क्रीन से वो प्रचारित कर रहा है कि हम बहुत तरक्की करते जा रहे हैं। तो हम्म ये बिल्कुल वही है कि जो वैकल्पिक यथार्थ ये तय करना है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम कुछ अविस्मरणीय कर रहे हैं, हम दुनिया में बहुत आगे चले गए हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है, वगैरह वगैरह। इस तरह के झूठ स्थापित करने हैं, और ये सच अंदर से है, जो अंदर की बात में किसी से हम शेयर कर रहे हैं कि साला सब बर्बाद हो गया है। ये जो दो सच्चाइयां हैं, सच्चाई उसमें से एक है, दूसरा उस पे गढ़न है और वो लेपन है। तो ये एक सैंपल बहुत अच्छा सा हाँ, मतलब बहुत एक एक मौजूद बहुत ही एक और उदाहरण जैसे वैकल्पिक संसार का होता है कि वो बहुत महीन है, ज़हीन किस्म का उदाहरण है। जैसे अ, हिंदुस्तान या देश, जी, हमारा देश जो है, देश जिसका नक्शा हम जानते हैं, हम्म, वो कब कब की देन है? मतलब क्या ये देश 2000 साल पहले भी था, हम्म, या 2000 साल पहले भी कोई भारतवर्ष नाम की चीज थी? चीज थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें ये होता है कि व्यक्ति अपने आप को या अपनी आज के की सोच को या आज के जो सत्य है जी, उसको अतीत के 2000 साल पहले के अतीत में प्रतिस्थापित कर देता है और ठीक, उस तरह से देखता है। तो इसमें एक एक जो बड़ी महीन धारणा जो कि बार बार कही जाती है और जिसके दूरगामी प्रभाव हैं, वो ये है कि भारत
तो 2000 2500 साल पहले से लोकतांत्रिक है। जब भी ये भर्त्सना शुरू की जाती है या सरकार पे आक्षेप किया जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतांत्रिक नहीं रहा, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, तो ये याद दिलाया जाता है कि भारत को या हमको ये चीज ना सिखाई जाए। हमारी तो 2500 साल की परंपरा है लोकतंत्र की। लोकतंत्र तो हमारा डीएनए का हिस्सा है। इसके दो सीधे प्रभाव होते हैं। पहली चीज तो जो जिस चीज का जिक्र किया जाता है, लिच्छवी समुदाय का जिक्र, जो गण होते थे उस समय, और ऐसा नहीं है कि ये गण केवल यहाँ थे, हर आदिवासी कम्युनिटी में पूरी दुनिया में जहां जहां थे एक राज करने का एक तरीका होता था, एक काउंसिल होती थी। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक जो वर्तमान डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का स्वरूप है वो नहीं थी। उसे आप एट बेस्ट आदि डेमोक्रेसी या प्रोटो डेमोक्रेसी कह सकते हो कि वो पहला स्वरूप था। लेकिन तो ये लोग यही तो ये करते हैं कि ये उसके ग्लोबल संदर्भ को काट देते हैं और लोकल संदर्भ को, जैसा आपने एक बड़ा मेजर सवाल उठाया और वो सवाल का उत्तर नहीं होता कि भारतवर्ष नाम की भौगोलिक या राजनीतिक संस्था पहले कब थी? वो कभी नहीं थी। लिच्छवी गणराज्य था या मौर्य गणराज्य था या राजा भोज थे या कोई और थे, राजा थे, उनके अपने क्षेत्रफल थे, उन खास क्षेत्रफलों में एक समय विशेष में वो होते थे, अगले समय विशेष में वो बदल दिए जाते थे, कोई दूसरा आ जाता था, कोई दूसरा विद्रोह कहीं हो जाता था, और दर्जनों राजा थे, दर्जनों राज्य थे, दर्जनों उनके नाम रहे होंगे। पता नहीं उस समय किस किस के क्या नाम थे। कुछ नाम जो इतिहास में है उसके जरिए हम लोग जानते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल एक यूटोपिया है कि आप कहते हैं कि भारतवर्ष पहले था, क्यों नहीं था? हाँ, नहीं, अगर आप इतिहास पढ़ें, एक 2 वॉल्यूम में मेनन साहब की किताब है, जो कि हमारे जो अलग अलग राज्य देश में विलीन हुए आज़ादी के बाद, 1947 के बाद करीब 500 से ज़्यादा या 700-800 राज्य हुआ करते थे, जिनके राजा थे, जो मतलब जिनकी राजगद्दी होती थी, जिनका एक हेरिडिटरी राइट था, और उनमें से आधे से ज्यादा या आधे से कहीं ज्यादा लोग अंत तक ये तय करने में आनाकानी कर रहे थे कि उन्होंने भारत में शामिल होना है या पाकिस्तान में शामिल होना है या दोनों में से किसी में शामिल नहीं होना है, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है। बाकायदा इस पे तमाम तरह के विचार विमर्श हुए, जबरदस्ती भी की गई, डराया भी गया, हुई, कब्जा, जैसे बलूचिस्तान पे कब्जा ही कर लिया पाकिस्तान ने, ऐसा भी हुआ। हाँ, नहीं, छोटे छोटे राज्य थे, उनके राजाओं का सबसे पहला इंटरेस्ट तो ये था कि भाई हमको क्या मिलेगा इससे, हमारे अधिकार का क्या होगा, हमको ये अधिकार मिलेगा कि नहीं, हमको वो अधिकार मिलेगा कि नहीं। तो ये चीजें खैर, ऐसी चीज तो हर देश के साथ है। वैकल्पिक यथार्थ तो इससे भी कहीं आगे निकल जाता है। वो तो एक तरह से एक डिसजॉइंटेडनेस पैदा कर देता है। जैसे कभी आपको ये नहीं लगता कि इस वाले संसार में कुछ ऐसी भी मान्यता है, और काफी स्ट्रॉन्ग मान्यता, मतलब सशक्त मान्यता है कि मानो विकास या जो भी कंप्यूटर का उपयोग या आधुनिक चीजों का उपयोग वो अचानक 5 या 6-7 साल पहले ही शुरू हुआ था। उससे पहले कुछ था ही नहीं, कोई बंजर था, या मतलब देश का कोई आधार ही नहीं था, कोई संरचना ही नहीं थी, विदेशियों के कब्जे में था, गोया आजाद करा लिया गया 5 साल के भीतर। तो ये तो ये सारी चीजें मिलजुल कर, आप समझिए कि जब ये सारी चीजें मिल जाती है, इसमें छोटे छोटे तथ्य भी शामिल हो जाते हैं, बड़े बड़े तथ्य भी शामिल हो जाते हैं, तो कैसा संसार बनता है। और उस संसार में जो जीता है या जो उसको सच मानता है, सचमुच सच मानता है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है और वो किस प्रकार की राजनीति उसके माध्यम से क्रिएट हो रही है, और उससे पूरा जो राजनीतिक जीवन है, हमारे देश का संस्कृति का जीवन है या सामाजिक जीवन है, वो कैसे प्रभावित होता है। तो ये बहुत दूरगामी किस्म की चीज है।
तो काफी समय हुआ, हम लोग इसको आज लेकिन हम इसको पॉजिटिव नोट पर इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं कि देखिए, ट्रम्प चले गए, 2 दिन हुए नहीं है, चेयर चली गई, अब वो सिरे से गायब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब उनकी ना ट्वीट नजर आ रही है, ना उनकी शक्ल तो टीवी 15-20 दिन पहले उनका जब ट्विटर ने और फेसबुक ने उनका बहिष्कार किया, उसके बाद ही वो एकदम विलोप हो गए। तो ये तो हाँ, और आपने कहा था ना कि टूल्स इनको रचते हैं, तो एकाएक अगर टूल्स पीछे खींच लिए जाए तो ये सारा जो गुब्बारा फूला हुआ है इसकी हवा निकल जाती है और ये एकदम रबड़ बन जाता है। ये भी है। हाँ, तो ये भी संभव है। मतलब हमको आशा ये रखनी चाहिए कि ये भी संभव है कि जब कुर्सी हटती है, जब सत्ता का जो आपका जो उस पर कंट्रोल है वो हटता है, तो इसको घिरते और धराशायी होते भी समय नहीं लगता है। समय नहीं लगता जी। तो हाँ, इसी और इसी चीजें इसी बदल इसी बात के साथ आज तो समेटना पड़ेगा, क्योंकि समय जी। की सीमा हम लोग फलांग चुके हैं। एडिटर साहब हमारे चिल्लाएंगे, बेचारे किसी तरह से संभालते हैं, क्योंकि हम लोग वीडियोस बड़े लंबे लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हजारों लोग इसको देखते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम लोग ये गंभीर बात करने की हिम्मत कर पाते हैं। फिर धन्यवाद आपको, और फिर पकड़ेंगे ऐसे ही किसी सवाल पर और फिर ऐसे ही बात करेंगे और लोगों तक जी, ले जाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।